हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ाई को डाइजेस्ट भी करना। रैंक ऑनलाइन से भी आती है और रैंक ऑफलाइन से भी आती है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। वन इज डिसिप्लिन, सेकंड इज सेल्फ कंट्रोल। डिस्ट्रैक्शंस हैं बहुत सारे, जीत उसी की होगी जो उन डिस्ट्रैक्शंस को कर्टेल कर पाएगा। टेस्ट सीरीज टू बी ऑनेस्ट बहुत हेल्प करा, क्योंकि डायरेक्ट भी क्वेश्चंस आए, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चंस भी आए, चाहे वो गेट हो ईएस हो, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। नो इफ एंड बट, करना है तो करना है, मतलब चाहे कोई कुछ भी है, आपको अपना 100% देना है, अपने साथ ऑनेस्ट रहना है। नमस्कार एवरीवन, my dear students, I welcome you all to another unique discussion in Toppers Talk of GATE 2026. So, as you know, मेडीजी का टॉपर्स टॉक ये आपको ये दर्शाता है कि जो प्रीवियस ईयर के टॉपर्स थे उनसे क्या इंसाइट्स ऐसी मिल सकती हैं, उनके जीवन से क्या ऐसी प्रेरणा मिल सकती है, कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी या क्लैरिटी ऑफ माइंड आने वाले एस्पिरेंट्स को मतलब गाइड कर सकती है, मेंटोर कर सकती है। टॉपर्स टॉक का मेन उद्देश्य वही है। सो आज इसी श्रेणी में हमारे साथ दो अमेजिंग टॉपर्स हैं हमारे। प्रिंस सैनी टू माय राइट। प्रिंस सैनी नमस्कार कर रहे हैं आपको, पिंक मैच भी कर रहा है आज हमारा, है ना। तो प्रिंस सैनी का मैकेनिकल इंजीनियरिंग में रैंक 48 है और पीआई में रैंक 23 है। इन्होंने मेडीजी का फाउंडेशन कोर्स लास्ट ईयर किया है और सामने ही बैठकर पढ़ रहे थे, तो इसलिए मेरे को इनकी शक्ल भी प्रॉपरली याद है। सो फैंटास्टिक अचीवमेंट। अभी ये दोनों ही बच्चे, मैं बात करूंगा शाम की भी, दोनों ही बच्चे कन्वेंशनल बैच जो मेडीजी का है, जो आफ्टर गेट एग्जामिनेशन, बिकॉज दोनों ही बच्चों का इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीलिम्स भी क्लियर हुआ है, तो दोनों ही बच्चे अभी 4 बजे से आईसी इंजन की क्लास है तो उसमें इन्हें जाना है। तो कन्वेंशनल बैच के भी स्टूडेंट्स हैं। टेस्ट सीरीज तो किया ही है प्रिंस ने हमारे साथ, और ये 2023 के ना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पास आउट हैं, तो अच्छे कॉलेज के पास आउट भी हैं। हम और चर्चाएं इनके साथ करेंगे, बट लेट मी ऑल्सो इंट्रोड्यूस आवर सेकेंड गेस्ट फॉर टुडे, श्याम द्विवेदी। ये हमारे ऑनलाइन बैच के स्टूडेंट हैं। तो आज के टॉपर्स टॉक का एक यूनिक बात ये है कि हमारे पास एक ऑफलाइन स्टूडेंट है, सेम ईयर ज्वाइन, एंड हमारे पास एक ऑनलाइन स्टूडेंट है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चाएं होंगी, क्योंकि आजकल ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन की भी एक डिबेट रहती है कि कौन बेहतर और कौन नहीं। तो शाम का मैकेनिकल इंजीनियरिंग में AIR 770 है और पीआई में AIR 27 आया है। दैट इज एन एक्सेलेंट अचीवमेंट फॉर दैट मैटर। सो इन्होंने मेडीजी का जो प्राइम बैच होता है ऑनलाइन वाला वो ज्वाइन किया था, और एज आई टोल्ड यू करेंटली अभी ये कन्वेंशनल बैच में भी है, क्योंकि इनका भी प्रीलिम्स क्लियर हुआ है। ये एनआईटी भोपाल के पास आउट हैं, 2023 के पास आउट हैं, और एनआईटी भोपाल के गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। दैट इज एन इंटरेस्टिंग थिंग। सो इनसे भी बातचीत में आज मज़ा आएगा, और आने वाले जितने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उन्हें डेफिनेटली दोनों से बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी। एंड हर किसी के अपने पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं कि कौन ऑफलाइन कौन ऑनलाइन, किसका क्या प्रोज है, किसका क्या कॉन्स है। तो आज बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत के माध्यम से हम इसे डिकोड करने की कोशिश करेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा आप हमारे साथ। सो सबसे पहले प्रिंस आपसे शुरू करते हैं, क्योंकि जानी पहचानी सी शक्ल, आप सामने ही बैठते हो। पहले तो ये बताओ, आपने मेडीजी कब ज्वाइन किया था, कौन से मंथ में स्टार्ट किया था? सर मैंने मेडीजी ज्वाइन किया था 27 मार्च 2025 को, 2025 को। ओके, दैट इज ग्रेट। एंड शाम आपने ऑनलाइन कब ज्वाइन किया था? मैंने सर 1 दिसंबर 2024। 24। Yes. अच्छा ये बताओ, आप दोनों ने जैसे बहुत जल्दी मेडीजी ज्वाइन करने का निर्णय लिया। Yes. क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं वो गेट एग्जामिनेशन के बाद उनको ज्वाइन तो करना होता है, Yes. लेकिन वो लोग ना डिले करते रहते हैं, डिसीजन मेकिंग जो रहती है वो डिलेड रहती है। तो हाउ डिड यू मेक दिस डिसीजन कि मेरे को नहीं जल्द से जल्द ज्वाइन करना है, सो दैट आई कैन टेक द लीड? सबसे पहले प्रिंस आप बताओ। सर मेरा तो ऐसा था कि मेरे को क्लियर था कि मेरे को इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए जाना है, तो उसके लिए बेस्ट चॉइस मेडीजी था मेरे लिए। और मतलब मैं और डिले जितना भी करूँगा तो मेरे लिए ही बाद में टाइम मेरे को कम मिलेगा, इसलिए मैंने पहले गेट का 2024 का रिजल्ट का वेट किया। इंजीनियरिंग सर्विसेज उस टाइम डिले हो चुका था। उसके बाद मैंने सोचा कि अब या तो मैं प्रीलिम्स की पढ़ाई करूं, बट मेरा गेट उतना अच्छा नहीं हो पाया था लास्ट ईयर, तो मेरे को कॉन्फिडेंस भी नहीं था। तो मैंने सोचा एक मन में मेरे में ये भी था कि मैं प्रीलिम्स का देता हूँ, उसके बाद ज्वाइन कर लूँगा। बट फिर मतलब मैंने डिस्कस किया काफ़ी अपने दोस्तों से, उन्होंने बोला कि नहीं, अगर तेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है
तेरे को अपने कंसेप्ट और अच्छे करने हैं तो डोंट डिले। तो फिर मैंने अगले ही दिन मेडिजी ज्वाइन कर लिया अच्छा, था। ऑफलाइन ही क्यों ज्वाइन किया? ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं हमारे पास। सर लास्ट ईयर मैंने ऑनलाइन किया था और अच्छा, लास्ट ईयर यू डिड ऑनलाइन। ऑनलाइन, बट वो मेरे को नहीं हो पाया उसकी वजह से। ओह इंटरेस्टिंग। अच्छा ये बताओ, जब आप ऑफलाइन आपने 1 साल पूरा अटेंड किया और उससे पहले आपने ऑनलाइन क्लास भी करी थी मेडिजी की, तो दोनों में ऐसा क्या डिफरेंस था कि आपका विश्वास ज्यादा ऑफलाइन की तरफ था? सर सेल्फ डिसिप्लिन सबसे पहले तो, क्योंकि मतलब सबके लिए अलग अलग काम करता है कि घर पे कोई ज़्यादा अच्छा पढ़ पाता है, कोई मतलब बाहर रह के अच्छा पढ़ पाता है। मैंने लास्ट टाइम जब ऑनलाइन किया था तो मेरे को नहीं, मतलब मैं कर पाया, मेरा सिलेबस पूरा नहीं हो पाया था, कुछ ही मतलब मैं अच्छे से कर पाया था अपने सब्जेक्ट्स, उसके बाद ही मैं गेट दे पाया था। तो मुझे लगा कि नहीं, इससे तो नहीं हो पाएगा, ये मैं अपना टाइम ही वेस्ट कर रहा हूँ, मतलब मेरे को रियलाइजेशन हो गया था ये। मैंने कहा ठीक है, इस बार मैं अपना पूरा दूंगा, तो ऑफलाइन मतलब आई विल गो ऑल इन, कि जो भी है पूरा ऑफलाइन में पूरी मेहनत करूंगा इस बार। इसलिए मैंने 27 मार्च को तुरंत इनरोल किया था मेडिजी में। ओके, दैट इज ग्रेट। एंड आपने ऑनलाइन क्यों ज्वाइन किया? अच्छा पहले तो ये बताइए, जल्दी ज्वाइन करने का निर्णय कैसे आपको बेनिफिशियल हुआ है, एंड देन आपने ऑफलाइन ना चुन के ऑनलाइन क्यों ज्वाइन किया? वाज इट बिकॉज ऑफ द लोकेशन या फिर आपका पहले से ही माइंड था नहीं आई वांट टू डू इट ऑनलाइन? नहीं, सो सर मेरा प्लान, मैं काम कर रहा था कैंपस प्लेसमेंट से, मेरा पिरामल फाइनेंस में हो गया था, तो मैं वहाँ पे काम कर रहा था। सो मैंने टोटल वहाँ पे मोर देन 2 इयर्स काम किया। 2023 मैंने जुलाई में वहाँ ज्वाइन किया था, तो मैं वहाँ वर्क कर रहा था, आई वॉज हैप्पी, एवरीथिंग वाज गुड। बट फिर क्या हुआ, रेलवे, आपको याद होगा कि जो लास्ट ईयर का रेलवे 2000 लाइक ईएससी का 2025 वाला रेलवेज की हुआ, वैकेंसीज तो उसमें क्या हुआ, पहले फॉर्म उन्होंने एक बार निकाला, यस उसमें रेलवे नहीं था, नहीं था। आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड, Yes. मैंने फॉर्म भी नहीं भरा। उसके बाद फिर क्या हुआ, कुछ टाइम बाद रेलवे ऐड होके आया, वैकेंसीज ऐड होके आई और फॉर्म फिर से उन्होंने ओपन किया अगेन। एट दैट टाइम इमीडिएटली मैंने फॉर्म फिल किया और उसके बाद मैंने वापस, मैं घर पे था उस टाइम, फिर मैं बेंगलोर गया और मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी। और प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बाद अब मेरे पास ऑप्शन ये था, उस टाइम मैं जॉब कर रहा था, वर्किंग था, तो मैंने जॉब के साथ अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का पहले ट्राई किया। सो मैंने ऑनलाइन बैच मेडिजी का लिया और 7 मंथ्स मैंने ऑनलाइन कंटिन्यू किया। लाइक मैंने क्लासेस पूरा ऑनलाइन ही रखा। उसके बाद मैंने फिर अपनी प्रिपरेशन को मैंने थोड़ा ज़्यादा, अब लग रहा था मुझे कि मैं केवल उस टाइम पे क्लासेस कर पा रहा हूँ जॉब की वजह से, मोस्टली क्लासेस हो पा रही थी और CPQ हो पा रहा था, मैं PYQ और मोर क्वेश्चंस पे टाइम नहीं दे पा रहा था। तो मैंने फिर जॉब को रिज़ाइन करने का प्लान किया एंड आई हैव प्लान्ड। और फिर थोड़ा सा हेल्थ का भी इशू आया उस टाइम पे एंड घर पे भी ट्रेजेडी हुई, तो फिर मुझे जॉब मैंने रिज़ाइन किया एंड फिर मैंने अपना जॉब रिज़ाइन करके कंटिन्यू रखा प्रिपरेशन। और फिर ESC का क्या रहता है कि फर्स्ट पेपर का काफ़ी सिलेबस एक्स्ट्रा हो जाता है, इवन सेकंड पेपर में भी 2-3 सब्जेक्ट एटलीस्ट एक्स्ट्रा हैं ही, तो उनकी क्लासेस फिर स्ट्रेच होने लग गई थी, होल डे क्लासेस चल रही थी ऑनलाइन में भी। तो दैट वाज द बेस्ट डिसीजन एट दैट टाइम कि मैं जॉब रिज़ाइन करूं और अपना वर्क स्टार्ट करूं, पढ़ाई पे पूरा फुल टाइम में टाइम दूं। सो मैंने फिर पढ़ाई पे पूरा टाइम दिया फ्रॉम अगस्त से लेकर के और जैन तक, और मैंने ऑनलाइन में पूरा सिलेबस अपना ख़त्म किया। और फिर यहाँ पे मैंने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज दी, ES की टेस्ट सीरीज मैंने ऑफलाइन दी। अच्छा, आपने इंजीनियरिंग सर्विसेज की ऑफलाइन बिकॉज मेरा ये था कि मुझे अगर जो पेपर मुझे ऑफलाइन लिखना है उसकी टेस्ट सीरीज मैं सेम एनवायरनमेंट में दूं, और जिसका पेपर मुझे ऑनलाइन लिखना है तो मैंने गेट की टेस्ट सीरीज ऑनलाइन ही अपने प्लेटफॉर्म मेडिजी से दी और ऑफलाइन यहाँ पे सेंटर पे मैंने टेस्ट सीरीज दी ES की। सो अभी बच्चों, अभी तक के हमारे कॉन्वर्सेशन से नटशल में मैं अगर आपको बताऊं, सो टाइम इज द एसेंस ऑफ एनी प्रिपरेशन, राइट? बिकॉज आपको ज्वाइन तो करना है, आपको शुरुआत तो करनी है, आपने डिसीजन तो बना लिया है, राइट? बट बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, डिसीजन पैरालिसिस में चले जाते हैं कि अभी नहीं, अगले महीने देखूंगा, 15 दिन बाद देखूंगा। एंड ये जो एक छोटी सी चीज है ना कि अर्लियर यू स्टार्ट द मोर एडवांटेजेस इट इज, बिकॉज जितना ज्यादा आपको करना तो है, yes, sir. चाहे आप फरवरी महीने में शुरू करें, चाहे आप जून जुलाई अगस्त, कुछ बच्चे अगस्त में भी आते हैं, दैट वाज टू लेट एंड दैट बिकम्स अ ह्यूज ट्रबल कि उनका वो पूरा साल ही वेस्ट हो जाता है। yes. क्योंकि हमें सिर्फ, आप समझिए इस बात को, हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ाई को डाइजेस्ट भी करना है, राइट? सबकॉन्शियस तक लेवल तक ले जाना है। रिवीजन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि पढ़ाई इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, किसी को टेस्ट सीरीज लगाना है, तो आपका ना सिलेबस कंप्लीशन
is very very important and time is the most important factor. क्योंकि जब आप लेट ज्वाइन करते हो, शायद आप सिलेबस हवादबड़ी में जरूर कंप्लीट कर लो, लेकिन आप उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, आपको लगेगा कि आपने पढ़ लिया है। हवादबड़ी पैनिक सिचुएशन इसी को कहते हैं, कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, हम पता नहीं कितना कितना घंटा दे रहे हैं, लेकिन वो किसी हाल में आपको एडवांटेजेस रहेगा नहीं। सो वन इंपॉर्टेंट लर्निंग इज स्टार्ट अर्ली, दोनों नहीं, भले ही ऑनलाइन मोड भले ही ऑफलाइन मोड, लेकिन अर्ली स्टार्ट किया, दैट हैज गिवन देम एज ओवर एवरी अदर कैंडिडेट विच इज देयर, राइट। एक और इंपॉर्टेंट लर्निंग ये है कि रैंक ऑनलाइन से भी आती है और रैंक ऑफलाइन से भी आती है, राइट। देखिए, जो भारत की एक एजुकेशन पेडागॉगी रही है, वी ऑलवेज हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर एंड एन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स ऑफलाइन, दैट इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, राइट। लेकिन परिस्थितियां होती हैं, जॉब लोकेशंस होती हैं, माइंडसेट होता है, तो डिपेंडिंग ऑन दैट आपको क्या सूट करता है, यू आर द बेस्ट पॉसिबल जज फॉर दैट, राइट। किसी की कहा सुनी में मत आइए कि सिर्फ ऑनलाइन से ही रैंक आती है, सिर्फ ऑफलाइन से ही रैंक आती है। इट इज ऑल अबाउट द माइंडसेट एंड द क्लैरिटी दैट अ स्टूडेंट हैज एंड ही सीक्स, राइट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोनों एक ऑफलाइन है एक ऑनलाइन है, सबसे पहले प्रिंस आप बताओ कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही मेडीजी में जब आप ऑफलाइन क्लास करने आते थे। सो हाउ दीज ऑफलाइन क्लासेस ट्रांसफॉर्म्ड यू, आपकी कंटिन्यूटी कैसे बनी, एंड आपने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी क्लासरूम के दौरान? सर, मैंने डे 1 से 27 मार्च को जब मैंने ज्वाइन किया था ना, तो मैंने डिसाइड किया कि मतलब आई मेक प्रॉपर रूटीन, कि सुबह क्लास अटेंड करूँगा, क्लास में जो थ्योरी होगी वो आके मैं रिवाइज़ करूँगा, जो मेरे जो न्यूमेरिकल सर ने कराए होंगे क्लास में उनको रिवाइज़ करूँगा, उन्होंने जो DPP दी होंगी वो मैं रिवाइज़ करूँगा, और ये कंटिन्यूस है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं। मतलब मैंने अपने घर की कोई भी शादी अटेंड नहीं करी बीच में, कुछ भी नहीं, प्रॉपर डिसिप्लिन। और ये था कि मैंने बेंचमार्क्स बनाए थे, कि जैसे मुझे पता, मतलब शेड्यूल हमारे पास पहले आ जाता था कि विद इन 7 days दिस सब्जेक्ट विल बी फिनिश। तो मैं ये करता था कि जैसे एक बार वर्कबुक, तो जैसे जैसे सब्जेक्ट खत्म हो ना, उसके साथ साथ एक बार पूरी वर्कबुक मेरी खत्म हो जाए, और विद इन नेक्स्ट वीक, क्योंकि जब नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट होता है तो शुरू के 1-2 दिन थोड़ा कम बर्डन होता है अगले सब्जेक्ट का, तो उस टाइम मैं कोशिश करता था कि जो पूरी वर्कबुक है वो एक बार मैं दोबारा सॉल्व कर लूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़ा कम बर्डन रहता था नेक्स्ट सब्जेक्ट का। ये मैं हर सब्जेक्ट के साथ करता रहा। प्लस मैंने टेस्ट सीरीज थोड़ा जल्दी ले ली थी, और इस मैंने टेस्ट सीरीज भी 2 साल की ली थी, इस साल की भी और पिछले साल की भी, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस और वो हम रेकमेंड करते ही हैं बच्चों को। yes, जैसे कोई पास आउट होता है तो कभी कभार तो हम 3 साल की टेस्ट सीरीज लेने को कह देते हैं, बिकॉज 1 साल की टेस्ट सीरीज में 48 टेस्ट आते हैं, तो 48 + 48 आपके पास इतने नंबर ऑफ टेस्ट हो गए प्रैक्टिस के लिए, राइट। एंड डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस, डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑफलाइन का जो डिसिप्लिन है, जैसे इन्होंने बोला कि शेड्यूल हमें पहले से ही पता चल जाता था, तो आप प्लानिंग करके रख सकते हो, और जो एनवायरनमेंट है ना क्लास में, वो आपको कुछ करना नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपको चीजें करवा देता है। कहते हैं ना, थाली में सजी हुई चीजें मिल जाती है, बच्चे को बस आकर बैठना है वहां पर, है ना। और डायरेक्टली आप गुरु के संगत में जैसे ही टच में आते हो, वो एक ऑरा, एक एनर्जी डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होती है बच्चे के ऊपर। ऑनलाइन क्लास में आपने यही चीज, क्योंकि देखो डिसिप्लिन के बिना तो नहीं होने वाला, है ना। और जैसे कहते हैं समयबद्ध होके पढ़ना, राइट, टाइम मैनेजमेंट। ऑनलाइन की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो ओवर द इयर्स आई हैव आल्सो टॉट, ऑनलाइन की एक दिक्कत रही है कि बच्चे को ना जितना कंफर्ट सिचुएशन मिल जाती है ना, कि आज लाइव लेक्चर नहीं देख रहा, कल देख लूंगा, रिकॉर्डिंग देख लूंगा, फिर वो चीजें पाइल अप होती चली जाती है। दैट इज वन ऑफ द थिंग्स। नंबर 2 इज, एक बीटेक ग्रेजुएट हमारे देश में जो होता है, तो बेसिकली आजकल का बच्चा जो स्ट्रगल कर रहा है ना, वो यहाँ से स्ट्रगल कर रहा है rather than anything else। क्योंकि कॉलेज लाइफ में 4 साल कहाँ हंसी मजाक में गुजर जाते हैं हमें पता नहीं चलता, और वो जब एक डिस्ट्रैक्टेड बच्चा ऑनलाइन ज्वाइन करता है, तो लिटरली इट कैन, द कंप्लीट प्लानिंग कैन गो बॉन्कर्स, क्योंकि माइंड लेवल पे बच्चा क्लियर ही नहीं है कि मुझे क्या करना है, क्यों करना है। तो आपने इस चीज को कैसे हैंडल किया, इन 2 जो प्रॉब्लम्स मैंने बताई, और ऑनलाइन के एडवांटेजेस वी ऑल नो, तो आपने उसके साथ चीजों को स्ट्रेटेजाइज कैसे किया? सर, आई थिंक क्लियरली 2 words, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। 1 इज डिसिप्लिन, 2 इज सेल्फ कंट्रोल। सर, डिसिप्लिन, मैं आपको थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। मैं सर
11 साल की उम्र में मैंने अपना घर छोड़ दिया। ओके। मैं बोर्डिंग स्कूल में मैंने पढ़ाई करी, कानपुर में BNSD शिक्षा निकेतन से मैंने पढ़ाई करी। हॉस्टल में ही रहा हूँ, RSS का स्कूल, तो बहुत हार्ड डिसिप्लिन, मतलब इट्स वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। डेली 5 o'clock उठना, प्रॉपर योगा से लेके एवरीथिंग, लाइक वेरी टाइट डिसिप्लिन, लाइक तो आप नेवर आपकी एंडिंग। तो मेरे आपकी सोल में molding वो, हाँ, पहले से दैट इज डिसिप्लिन इज इन जिसे माय कहते हैं सोल। जेनेटिक्स में है हाँ, वो चीज। मैं अभी DNA कहीं में भी set हूँ तो हो मेरे साथ डिसिप्लिन ऑटोमेटिक रहेगा। सेल्फ कंट्रोल इसलिए क्योंकि आप कॉर्पोरेट में हो, आपके फ्रेंड्स पार्टी कर रहे हैं बहुत सारे लोग, तो आपको चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेंगी। जितना आप ट्राई कर सकते हो अवॉइड करो उन चीज़ों को। थर्ड थिंग इज अवॉइड सोशल मीडिया। जितना हो सकता है सोशल मीडिया से डिस्टेंस मेंटेन करो जितना पॉसिबल है। लाइक आजकल हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम तो मस्ट है, हमारे बहुत सारे वैकेंसीज और सब कुछ आ रहा है उस पर। वो बट updates के लिए it is okay. एटलीस्ट आई विल से कि यूट्यूब जितना नीडेड है उतना ही देखो, इंस्टाग्राम से अवे एंड फेसबुक से अवे, ओके। और एटलीस्ट जब तक आप प्रिपरेशन के फेज में हो बिल्कुल उससे दूर रहो, क्योंकि उस पर टाइम वेस्ट कैसे होता है पता भी नहीं चलता है समटाइम्स। डेफिनेटली। तो उससे दूर रह के, और फिर मैंने मेरे लाइक एकेडमिक बैकग्राउंड से भी मेरा बेसिक्स, टू बी Strong ऑनेस्ट, मतलब है। बेसिक्स मेरे अच्छे हैं। बेसिक्स में मुझे बहुत स्ट्रगल नहीं रहा, इसीलिए शायद मैं सर ऑनलाइन में कर ले Cope गया up कर काफ़ी। हाँ, पाए कोप आप अप मैं उस कर चीज पाया। को। तो जितना मुझे टाइम मिलता था, जैसे जॉब के साथ लोगों का ये इशू रहता है मोस्टली कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। तो टाइम सर सही बात तो ये है किसी को नहीं मिलता, बट आपको निकालना पड़ता है। तो अगर आप जॉब में हो तो आप टाइम निकालो। लाइक आपकी जॉब जब एंड हो रही है तो आपको 3.5 आवर डेली क्लास करनी है। आपने जैसे बोला ना, क्लास पेंडिंग, क्लास जो पेंडिंग हुई है ना वो कभी पूरी नहीं आप कर सकते हो। कभी नहीं कर अगर आपने छोड़ा है तो वो आपका छूटेगा, वो आप नहीं टाइम मिलेगा। 100%। इसलिए ट्राई करो क्लास हमेशा स्टार्ट टू एंड आपकी कभी ना छूटे, क्लास कभी ना छूटे। बाकी आप चीज़ें कर सकते हो कभी ऊपर नीचे टाइम निकाल के, बट क्लास नहीं छूटनी चाहिए क्योंकि वो लेक्चर में बहुत टाइम है। आई विल ब्रेक यू हेयर। Yes, sir. आजकल बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम लाइव क्लास ना ज्वाइन करके हम्म, हम रिकॉर्डेड ले लेते हैं। तो एट माय पर्सनल लेवल आई वांट टू से कि रिकॉर्डिंग तो और डेंजरस है। हाँ, मैं मतलब इट इज समथिंग लाइक 1200 आवर्स, 1300 आवर्स वेरी डिफिकल्ट। आपके सामने बस ऐसे पड़े हुए हैं, एंड वो मोटिवेशन आ ही नहीं सकता आपका हाँ। उस चीज के अंदर। व्हाट इज इसका योर सर से दिस? मेरा बहुत अच्छा आंसर और एक्सपीरियंस दोनों ही चीज़ें हैं। आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप जाते हो और आपको बस मिल गया, बहुत हाँ। सारा लेक्चर पढ़ा है। अब आपको जाना है, आप ही को ये प्लान करना है आज मुझे क्या पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना है। तो दैट इज द लाइक बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर स्टूडेंट। मुझे नहीं लगता है कि बिल्कुल। अब मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं सबसे पहले तो कोचिंग में इसलिए आया हूँ कि मुझे ये पता चले कि आज मुझे क्या पढ़ना है, किस चीज की फर्स्ट कौन सा लेक्चर अटेंड करना है, कौन शेड्यूलिंग पहले से ही बस प्री-डिफाइंड होनी चाहिए। दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट मेडिजी। लाइक मुझे पता है कि मुझे आज क्या पढ़ना है, क्या करना है, मेरा ऑटोमेटिक उन्होंने प्लान कर दिया है वो चीज, और मैं एक एक सब्जेक्ट करके करता चला जा रहा हूँ। अभी और जगह क्या है कि लाइक बहुत सारी चीजें हैं, Haphazard, hassle, हाँ, सारी चीजें चल मुझे रही नहीं पता आज मुझे क्या पढ़ना है, और इतने सारे लेक्चर्स, एक ही सब्जेक्ट के इतने सारे टीचर, दैट इज आल्सो कंफ्यूजिंग, वेरी कंफ्यूजिंग। बिल्कुल, डेफिनेटली दैट इज वन ऑफ द केस। सो देखो क्या है ना कि डिस्ट्रैक्शंस हैं बहुत सारे, जीत उसी की होगी जो उन डिस्ट्रैक्शंस को कर्टेल कर पाएगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और ये फिलॉसफी ऐसा नहीं है कि इन ये कोई सा भी टॉपर हो, आपको लाइफ में कुछ भी चीज अचीव करनी है, दिस इज द वेरी बेसिक फंडामेंटल कि आपको जो लुभावनी चीजें हैं उनको तो छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। जी सर। ऑफलाइन में बस एक थोड़ा सा एडवांटेज ये हो जाता है कि वो चीजें अपने आप थोड़ी 50% ऑलरेडी कर्टेल हो जाती है चीजें। बट शाम की एक बात मुझे और बहुत ज्यादा पसंद आई, क्योंकि मेरे को भी एक इंस्टेंस याद आ रहा है। एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बच्चा पास आउट हुआ और ही टुक द रिकॉर्डेड सेशन। मेरे पास मैसेज आता है, ये शायद लास्ट ईयर की बात है, एंड ही सेड के सर मैंने पहले आरएसी पढ़ लिया एंड अब एफएम पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है। देन मैंने बोला ओके आई टीच एफएम। तो मैंने बोला आपने एफएम पढ़ना शुरू कर दिया, तो फिर मैंने उससे पूछा अभी तक कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ लिए? नहीं सर पहला आरएसी पढ़ लिया और अब एफएम पढ़ रहा हूँ। आई वॉज शॉक्ड के बिना थर्मोडायनेमिक्स के आपने आरएसी कैसे पढ़ लिया? राइट यही प्रॉब्लम है। तो आप अपने आप को एक तरह से धोखा देने वाली चीज ही हो गई ना, 100%। क्योंकि कॉलेज लाइफ में हमें पता ही नहीं होता कि कौन सब्जेक्ट किस सीक्वेंस में कितने ड्यूरेशन में कैसे पढ़ना होता है। राइट। अच्छा, यहीं से मैं एक एक करके आप दोनों से पूछना चाहूंगा कि मेडिजी का जो कंटेंट है, राइट, आप जानते हो कि एक बहुत टारगेटेड फिलॉसफी है।
Yes. कि इतने नंबर ऑफ आवर्स में चीजें कंप्लीट करनी है, क्योंकि वो स्टूडेंट के लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि जितना ज्यादा हम उसको फैलाएंगे इट्स एन अनड्यू स्ट्रेस ऑन द स्टूडेंट, राइट? Yes. आप दोनों गेट के बिल्कुल। टॉपर्स हो, राइट? मेडीजी की ये जो फिलॉसफी है कि बिल्कुल टारगेटेड बच्चे को चीजें पढ़ानी है, सीक्वेंस में पढ़ानी है, शेड्यूल तरीके से पढ़ानी है। आप मुझे ये बताओ, आपने पेपर दिया, आप AIR 48 है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, Yes, sir. कहीं से भी आपको किसी दिन ऐसा फील हुआ कि कंटेंट की कुछ कमी रह गई, या फिर कुछ ऐसा हो सकता था जो हमें डिलीवर नहीं किया गया, और वाज एवरीथिंग अप टू द मार्क एंड मोर देन सफिशिएंट? सर पहले प्रिंस आप बताओ। सर इसका एक छोटा सा आंसर, सर अप टू द मार्क ना होता तो मैं शायद यहाँ बैठा नहीं होता। हाँ, ये तो है। सर और दूसरी बात कि DPPs इतने वेल ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब लेक्चर के थ्रू ऑर्गेनाइज्ड है कि सपोज फर्स्ट लॉ पढ़ाएंगे, वर्कबुक जो है उसके अंदर चैप्टर वाइज Wise डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके distribution से है। है। और प्लस हमें सेपरेट PYQs भी प्रोवाइड की जाती है कि मेजॉरिटी क्या होता है कि सबकी DPPs में PYQ ही होते हैं, हाँ, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ऐसा नहीं DP और प्लस आपको कन्वेंशनल के प्रॉब्लम्स मिल जाते हैं जिसमें Definitely. सारे कंसेप्ट आपके रिवाइज हो जाते हैं। सो जो हमारी वर्कबुक जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके अंदर सारी चीजें प्री प्लान Pre-planned हैं, है, बेसिक sir. लेवल के क्वेश्चंस हैं, फिर Advanced, MSQs हैं, yes, sir. फिर कन्वेंशनल है। हैं, हर वैरायटी बच्चे को एक एक बार थोड़ा सा उसका Go through हो जाता है गो पूरा थ्रू वो। हो जाता है। आप बताइए, सर हमारे क्योंकि portal ऑनलाइन में पे- तो और बड़ी दिक्कत है, हाँ क्योंकि ऑफलाइन में फिर भी बच्चा एक बार सामने को बैठा है तो सिलेबस को कंप्लीट कराना दायरे में रहकर वो फिर भी एक बार को इजी हो जाता है। बट ऑनलाइन माहौल में तो क्या है कि मैं एक सब्जेक्ट को भी 400 आवर्स खींच सकता हूँ। इट इज सोनली माय डिस्क्रिशनरी पावर, राइट? और आज की डेट में करते भी हैं कि एक ही सब्जेक्ट को 300 आवर्स पढ़ा दिया, 400 आवर्स पढ़ा दिया, एंगेजिंग बनाने के लिए, टाइम वो करने के लिए। तो व्हाट इज योर से इन दिस? सर मुझे आज तक आपका वो कोट याद है, क्लास में आप बोलते थे कि ये जो कोर्स है ये टाइम बाउंडेड है, एकदम लाइक टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड है। मुझे लगता है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज इतने ही सिलेबस को हम कॉलेज में 4 ईयर में पढ़ते हैं, बिल्कुल सेम सिलेबस ऐसी इंडस्ट्री में भी हमें 4 ईयर में पढ़ाया जा रहा है बहुत जगह। इतना ही सिलेबस को अगर पढ़ाना है तो हमें इतने लिमिटेड टाइम में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जो मैंने बोला ना कि लाइक मैं कोचिंग आ क्यों रहा हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है पढ़ने को, बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत कुछ है, तो मैं इसलिए आ रहा हूँ कि मुझे क्या पढ़ना है, एकदम टॉप क्रंच लाइक क्रीम मिल जाए, मुझे क्या पढ़ना है, प्रिस्क्राइब्ड क्या है, बस कहाँ तक पढ़ना है। तो मुझे क्योंकि हम लोग जनरली कहते हैं ना पेपर को निकालने के लिए ये क्या पढ़ना है से कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो क्या जाता है नहीं क्या पढ़ना है। नहीं पढ़ना है, क्या क्योंकि नहीं पढ़ना किताब है। तो इतनी मोटी है, बस राइट? एंड पढ़ने को तो कोई भी पढ़ सकता है। बस। वी आर नॉट हेयर टू डू अ PhD, बिल्कुल right, in any of the subjects. Yes. Our main aim is to be subject oriented, exam oriented. Yes. Preparation हमको करनी है, Yes, sir. that is important. तो प्रिंस आप बताइए, पूरे मेडीजी की जर्नी में हाउ मेडीजी चेंज्ड योर लाइफ, हाउ इट आपका माइंडसेट कैसे मोल्ड किया जब आप क्लास आते हो, क्योंकि बच्चा सुबह उठकर नहा धोकर क्लास में आकर बैठता है, 6 घंटे क्लास करता है, राइट? एक आप अपने स्टूडेंट लाइफ का ना एक सब्सटैंशियल टाइम हमारे साथ बिता रहे हो, Yes, sir. उस बात का गर्व है हमें, हाँ, yes, sir. राइट? और हमें डेफिनेटली पता है कि ये चीजें पढ़ाई के टर्म्स में तो ओके, लेकिन माइंड लेवल पे भी आपको मोल्ड करती हैं। तो पूरे मेडीजी के जर्नी के दौरान में क्या क्या ऐसे इंस्टेंसेस रहे, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स रहे, कौन से ऐसे टीचर्स रहे, क्या ऐसी फिलॉसफी रही जो आप शेयर करना चाहोगे जिसने आपकी पढ़ाई की चीज को तो सार्थक किया ही किया, साथ ही साथ माइंड लेवल पे एक जो टॉपर को चीजें चाहिए होती है, फोकस, वो भी आपके अंदर इम्बाइब किया? एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर? सर पहले तो जब मैं एक्चुअली 2024 में मैं रैंक सिक्योर नहीं कर पाया था, तो एक वो माइंड में बैक ऑफ द माइंड चल रहा था कि नहीं हुआ, अगर अगली साल भी एक नहीं बैगेज हुआ, चल रहा बैगेज था। चल रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैंने जैसे क्लास ज्वाइन किया तो कास्टिंग का क्लास चल रहा था, पहला क्लास कास्टिंग से विनोद सर का था, विनोद कास्टिंग सर क्लास का का। तो मैंने मन में तो सभी बनाते हैं कि मुझे ये शेड्यूल फॉलो करना है, बट वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेडीजी क्लासेस में टीचर्स आपको मोटिवेट करते हैं कि आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है मोर देन सफिशिएंट है, अपने ऊपर ट्रस्ट करो, सर के ऊपर ट्रस्ट करो, प्रोसेस को फॉलो करो, रिजल्ट आपको अपने आप मिलेगा। मैंने यही पूरे साल किया। बीच में मेरे को भी डाउट हुए थे, मतलब मिड ऑफ द जर्नी की क्या मैं सही कर रहा हूँ, मतलब
क्या इतना सफिशिएंट है या सेल्फ कुछ डाउट हमेशा आते हैं, कि वो इतना चाहे आप sufficient कितने भी फोकस क्यों ना हो, इट इज प्रोन टू कम, इट इज बाउंड टू कम. कम। बट इंटरेस्टिंग बात ये होती है हाउ यू नेविगेट Yes. थ्रू दोस सेल्फ डाउट्स, राइट? यस सर क्योंकि नेविगेट अगर या तो वो है कि आप सप्रेस हो जाएं उस फीलिंग के अंदर, यस सर कि या फिर वो दबते ही चले जाते हैं, दबते देयर इज चले नो जाते हैं। एंडिंग टू इट, यस सर राइट? बट अ गुड माइंडसेट स्टूडेंट इज वन जिसको क्लैरिटी है, वो उसके थ्रू ना नेविगेट कर जाता है. 4-5-10 दिन हर किसी के प्रिपरेशन में ऐसे आते हैं कि मैं अभी छोड़ दूं, मेरा नहीं हो पाएगा, सब बेकार है. These kind of feelings they keep on coming, Yes, sir. right? एंजाइटी को डील करने के लिए आपने बताया तो योगा मेडिटेशन हाँ. वो मैंने स्टार्ट किया मिड जर्नी में. उससे मुझे बहुत फायदा हुआ. मतलब जो थॉट्स मेरे आते थे ना, मतलब जैसे मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो मेरे को थॉट आता था कि मतलब ये मेरे से पेपर में सॉल्व हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा. इसके लिए जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया ना, तो लाइक कि मैं प्रेजेंट में ही मौजूद था, कि मैं और मेरा क्वेश्चन और मैं उसे सॉल्व कर रहा हूँ. आगे का कोई भी बैगेज मेरे दिमाग में नहीं था. वो मेरे को बहुत हेल्प किया. That is great. Same question to you, श्याम. पूरे Sir, मेड इजी की जर्नी में सर how मुझे लगता है things जैसे प्रिंस got ने molded? बोला कि सेल्फ डाउट वाला चीज़, सर ये आती सबको है, बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पार्ट ना आप हमेशा ना टीचर्स की ब्लेसिंग्स लेते रहो, अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स में रहो, गॉड की ब्लेसिंग्स में रहो कहीं ना कहीं. तो होता क्या है कि वो प्रेशर ना आपसे टाइम टू टाइम ख़त्म होता रहता है. सो आई बिलीव इन गॉड लाइक अलॉट. मैं ट्राई करता हूँ, और उससे क्या होता है मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है कुछ है नहीं है, बट उससे मेरा ये जो सेल्फ डाउट, एंग्जाइटी, ये सब नहीं होता है. और सर मेरी एक आपको हमेशा मानसिक स्तर पे लगा रहता है कि मेरा कोई कांस्टेंट सपोर्ट है. कांस्टेंट सपोर्ट है. Constant support. और सर मेरी एक आदत है, इसको शायद कोई एक्स्ट्रोवर्ट बोले कुछ भी बोले, मेरी एक आदत है कि जैसे मैं ऑनलाइन में पढ़ा, फिर भी मैं टीचर्स को मैसेज करके उनकी ब्लेसिंग्स टाइम टू टाइम लेता रहूंगा. जैसे कृष्णा सर को मैं हमेशा बताता रहूंगा कि ये चल रहा है, ये चल रहा है ये सर. चल रहा है. हाँ तो उससे ये लगता है कि कोई एल्डर आदमी हाँ हमारे मेरे चल साथ रहा हैं. है, साथ चल रहे जैसे हैं. स्टार्ट में अमरिंदर सर आए, जो भी टीचर्स आए मैं टेक्स्ट करके ब्लेसिंग्स लेता रहूंगा. और सर जैसे मुझे एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहूँगा. सो कक्कर सर क्लास में थे, और पहली क्लास थी, हाँ शायद पहली थी. तो होता है क्लास में, आप चाहे ऑफलाइन में हो चाहे ऑनलाइन में हो, टीचर से डांट खानी है कभी ना कभी. तो मुझे डांट पड़ी, तो मैंने चैट पे उसी टाइम लिखा कि सर ये आपकी डांट भी मेरे लिए ब्लेसिंग है. सो सच में वो होता क्या है कि आपको वो ब्लेसिंग समझ के रख लो. मिल गई, आपका नाम लेके 15 मिनट आपको डांट पड़ गई, बहुत बड़ी बात है. सो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हर छोटी चीज में ना इंसान को एक कोशिश करनी चाहिए कि पॉजिटिविटी ढूंढ ले. कि अब हो सकता है वही डांट सुन के कोई इतना घबरा जाए, एकदम बैठ जाए, अब उसको समझ नहीं आ रहा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ. मुझे ऐसा लगता है कि वो सब चीज़ें कंट्रोल करके अपने इमोशंस को एकदम अपनी चीज़ों पे फोकस करते रहो, पढ़ते रहो, रेगुलर टीचर्स के कांटेक्ट में रहो, चाहे आप ऑफलाइन में हो चाहे ऑनलाइन में हो. मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऑनलाइन में हूँ, मेरी टीचर्स ने फेस मेरा नहीं देखा, बट मैं नाम बताऊँ तो एवरी टीचर नोज कि हाँ मैं रहा हूँ क्लास में. और मैंने कोशिश की कि मैं जितना टीचर से इंटरेक्ट कर पाऊँ ऑनलाइन में, चाहे विनोद सर हो चाहे कोई भी हो, मैंने सबसे इंटरेक्ट किया. और अभी मैं ऑफलाइन में हूँ तो सबसे मिलूंगा अभी मेंस क्लासेस में. तो टीचर्स की ब्लेसिंग्स मस्ट है. और मैं अपने कॉलेज के टीचर्स को भी रियली आई एम वेरी थैंकफुल, क्योंकि उन्होंने भी हमेशा सपोर्ट किया. मैं मतलब लाइक गॉड्स ग्रेस में पढ़ने में हमेशा थोड़ा ठीक रहा फ्रॉम माय बैकग्राउंड. अभी मैं आप ही के कॉलेज में था हाँ कुछ दिन पहले, थे seminar एनआईटी देने भोपाल गया में. था. राइट राइट. I was there to give a seminar. यस. So बहुत 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 ही ज़्यादा मैच्योरली श्याम ने आपको ये बताया कि नो मैटर आप ऑनलाइन में हैं, लेकिन टीचर्स के साथ जब आप उसी तरह से कांस्टेंट टच में रहते हैं, मैसेजिंग के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से, अगर आप वो फील करेंगे ना, वो वाली भावना रखेंगे, हाँ अंदर से भावना रहे जाकी कि रही भावना जैसी, बस बस प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, बस. है ना. तो अगर वो वाली भावना है ना, तो आप ऑनलाइन में भी वही फीलिंग्स आप टीचर के प्रति रख पाएंगे. बिल्कुल, नहीं तो बेटा भावना ही तो है. बिल्कुल इट इज ऑल अबाउट फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंस. नहीं तो ये कंप्यूटर की स्क्रीन जो अभी हमारे सामने लगी है, ये यूट्यूब भी तो एक कंप्यूटर की स्क्रीन ही तो है. हाउ कैन इट इनकलकेट ऑल दोस थिंग्स व्हिच अ फिजिकल ह्यूमन बीइंग इज देयर. 100%. बट अगर आप कनेक्टेड हो किसी भी लेवल पे, तो बात वहां बन जाती है. इट्स मैजिकल आफ्टर दैट, बस. राइट. और सी मेनी इंपॉर्टेंट थिंग इज के टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि जैसा क्या होता है किसी भी स्टूडेंट की जर्नी में, मिस्टेक्स कॉन्स्टेंटली चलती रहती हैं. Yes. आदमी सीखता है उनके साथ. लेकिन जब हम 1 साल की जर्नी के अंदर होते हैं, तो हमारे पास ना टाइम बहुत कम होता है उन मिस्टेक्स को ओवरकम करने के लिए. जी, जी. क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, कुछ मिस्टेक हुई
और फिर वो बह ही जाएंगे उसके आवेश में आकर। बट बहुत कम स्टूडेंट होते हैं, ओके मिस्टेक सबसे होती है, 4-5-6 दिन बाद रियलाइज किया एंड उसको ठीक करने का कोशिश किया। सो बताओ इस पूरे ऑफलाइन मोड में आपने गलतियां कहाँ कहाँ क्या करी और उनको ओवरकम कैसे किया, और टेस्ट सीरीज या कुछ भी नोट्स, क्लास नोट्स कैसे बनाया करते थे या क्या करा करते थे, व्हाट वर योर अंडरस्टैंडिंग कि ये जो प्रिपरेशन की जर्नी है, हाउ टू गो अबाउट इट, ताकि आने वाले, देखो ये जो भी कुछ हो रहा है ये हो तो आने वाले स्टूडेंट्स के लिए रहा है, बिल्कुल दैट इज अवर प्राइम मोटिव। बताएं सर। मेरा मेरा पूरा शेड्यूल ये था कि एक बार मैंने जैसे सिलेबस कंप्लीट किया, मतलब सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ मेरा, उसके बाद मैं 2-3 दिन उसको वर्कबुक को लगाने में देता था, मेरे कंसेप्ट ब्रश अप हो जाते थे। फिर मैं उसको थोड़ा टाइम देता था, लाइक 10 डेज 12 डेज, ताकि मैं चेक कर पाऊँ कि मैं कितना रिटेन कर पा रहा हूँ। उसके बाद मैं उसको दोबारा एक बार रिवाइज करता था और बिना देखे शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करता था कि मतलब मैंने एक बार पूरा पढ़ लिया, उसके बाद जितना भी मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ उससे मैं पूरे शॉर्ट नोट्स बनाता था, और बीच में कुछ रह जाता था तो मैं वापस नोट में जाके उसे नोट करता था, उसको हाईलाइट कर लेता था कि ये मैं रिटेन नहीं कर पाया था। ये मैं हर सब्जेक्ट के साथ करता था। और टेस्ट सीरीज में तो मैं हाईलाइट करता चलूंगा Yes, sir. कंसाइज में। तो पहली मिस्टेक ये है कि हमने सब्जेक्ट पढ़ा और फिर हम सोचते हैं कि हमें आ चुका है, तो हम जो उसके शॉर्ट नोट्स हैं केवल उससे रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी क्या होता है ना, फाउंडेशन स्टेज में सब्जेक्ट उतना पुष्ट नहीं हुआ होता है, राइट? तो यहाँ से लर्निंग ये है कि आप 4-5 बार अपने रजिस्टर को पहले अच्छे से गो थ्रू कर लें, बार बार उसको रिवाइज करें, और फिर एक ऐसी स्टेज अचीव होती है कि आप सिर्फ शॉर्ट नोट्स के बलबूते रजिस्टर, मेन जो रजिस्टर है उसमें क्या क्या लिखा हुआ है वो आपको ना एक पिक्चर की तरह आपके माइंड के अंदर चलता रहता है। लेकिन उसके लिए क्या है ना, प्रैक्टिस आपका पुष्ट होना चाहिए। यस सर। और बताएं सर दूसरा, मेरे और मेरे काफ़ी दोस्तों ने महसूस किया कि अगर नंबर नहीं आते आपके टेस्ट सीरीज में तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डाउन रहता है। तो इसको टैकल करने के लिए मैंने 2 टेस्ट सीरीज लिया। मुझे पता था कि इन केस में अगर पहली टेस्ट सीरीज में अच्छा नहीं कर पाऊंगा तो मेरे पास एक और ऑप्शन है। तो मैं क्या करता था कि जैसे कंप्लीट हुआ, रिवाइज किया मल्टीपल टाइम्स, इंडिविजुअल क्लास टेस्ट होते थे वो भी दिया, उसको भी रिवाइज किया, फिर मैं पहला पुराना वाला टेस्ट सीरीज उठाता था, उसमें मैं पेपर देता था। उसमें मेरी रैंक थोड़ी कम आती थी, मतलब मार्क्स भी, मेरे को अपनी गलतियाँ रियलाइज़ होती थी कि मैं कैलकुलेशन में कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट का पता चलता था। फिर मैं वो टेस्ट मैंने कंप्लीट किया सब्जेक्ट वाइज। उसके बाद मैं एनालिसिस करता था कि पूरा लिखता था कि मेरे ये गलती यहाँ पे हो रही है, मेरे को ये सुधारने के लिए ये रेमेडीज़ करनी है। उसके बाद मैं उसको ऑब्जर्व करता था कुछ टाइम, उसके बाद मैं नई वाली टेस्ट सीरीज में स्विच होता था और उस टाइम मैं दोबारा वो उसी सब्जेक्ट का टेस्ट वहाँ देता था। तो इससे मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ कि मेरी रैंक मतलब जहाँ वहाँ पे 50-60 आ रही थी, यहाँ अंडर 10 आने शुरू हो गई। ओके, तो ये so let me concise it. टेस्ट सीरीज इज नॉट फॉर योर डिग्रेडेशन कि आप प्रेशर के अंदर आकर बिल्कुल दबी जाएं कि मेरी रैंक नहीं आ रही है। इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट सेल्फ एनालिसिस कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, मेरे से मिस्टेक क्या हो रही है, और फिर उसे इम्प्रूव करने की सोचें। तो जब आप स्टार्टिंग में टेस्ट सीरीज देते हो तब आपका मकसद ये नहीं होता कि ओके हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम देखते हैं कि हमारी पोजीशन क्या है, हमारी रैंकिंग क्या है, लेकिन आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हाउ टू डू सेल्फ इम्प्रूवमेंट आफ्टर द लर्निंग एंड द एनालिसिस ऑफ द टेस्ट सीरीज, राइट? एंड जब आप फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं, फिर उसके बाद आखिरी के 3 टेस्ट में ऑफ कोर्स अच्छा लगता है, हर ह्यूमन को अच्छा लगता है कि भाई मेडिजी की जो कि सबसे वाइड स्प्रेड टेस्ट सीरीज है, जिसको ऑलमोस्ट इंडिया का ऑलमोस्ट हर बच्चा देता है, अगर उसमें मेरी रैंक एक अच्छी आती है ना तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डर होता है। लेकिन उस वक्त भी आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि अगर उसमें रैंक थोड़ी डाउन भी जा रही है तो अंडर कॉन्फिडेंस नहीं आना, क्योंकि एवरी डे इज डिफरेंट, हर दिन अलग होता है, हर दिन जरूरी नहीं है पेपर में वही सवाल आ जाए, राइट? इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द लक फैक्टर, जिसको ब्लेसिंग कहा था श्याम द्विवेदी ने। मेरे लिए लक और कुछ नहीं, ब्लेसिंग है। बिल्कुल सर, राइट? आप बताएं आपकी प्रिपरेशन जर्नी में क्या क्या लर्निंग्स आपकी रही? तो सर एक्चुअली मैं लास्ट ईयर जब ईएससी देने गया था तो इन्हीं के कॉलेज के एक सीनियर हैं, वो मुझे वहाँ पे मिले, वो इसरो में वर्किंग थे और अभी उनका ईएस भी हो गया है, मेडिजी स्टूडेंट वो भी रहे और उनका ईएस भी हो गया इसरो में, ही इज़ वर्किंग राइट नाउ, और अभी रेलवे जाएंगे वो, ईयर 16 है उनकी। सो मैं उनके कांस्टेंट टच में रहा उसके बाद। सो ही इज़ लाइक माय मेंटोर, मतलब मुझे कुछ भी पूछना है तो मैं उन्हीं से पूछता हूँ, जैसा वो बताते हैं मैं फॉलो भी करता हूँ। सो मैंने ऑब्जर्व किया कि वन थिंग कि हमें क्या होता है ना, जैसे टेस्ट सीरीज हम दे रहे हैं रेगुलर, तो मुझे बंसल सर ने भी बोला, हम उनके साथ, मैंने बताया ना मैं टीचर से पूछता रहता था, हाँ रेगुलर कॉन्टैक्ट। सो
मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे का एक रीजन हो सकता है कि हो सकता है कि जो टॉपिक तुम्हें अच्छे लगते हैं तुम बार बार वही पढ़ रहे हो, वो एक हैबिट हो जाती हाँ है। और वो हर स्टूडेंट के साथ होता है, जो उसे पसंद है वो वही पढ़ेगा। अब भाई आपके मार्क्स वहां पे आपके 8 क्वेश्चन आ रहे हैं सपोज दैट थर्मो के, करेक्ट। तो थर्मो में आप 8 में से 8 सही कर रहे हो, तो भाई बहुत पढ़ लोगे तो 8 में 8 कर लोगे बस। तो मैंने वो चीज पकड़ी इमीडिएटली। मेरे वीक टॉपिक्स थे जो अप्लाइड टॉपिक्स हैं, जैसे कि पावर प्लांट है, टर्बो मशीनरी है, हाँ। सो मैंने क्या किया, उन पे वर्क किया, उनके मैंने पूरे PYQ करने का ट्राई किया और उनके कॉन्सेप्ट को बार बार पढ़ा। सो वहाँ से मेरे मार्क्स बढ़ना स्टार्ट हुए और फिर मेरी फाइनल के मेडिजी के जितने टेस्ट हुए लास्ट के, जैसे आपने बताया फुल लेंथ वाले, तो सब में फिर अंडर 10 आ रही थी फिल्म्स के टेस्ट में। सो मुझे तो टेस्ट सीरीज टू बी ऑनेस्ट बहुत हेल्प करा, क्योंकि डायरेक्ट भी क्वेश्चंस आए, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चंस भी आए, चाहे वो गेट हो ES हो, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। और अगर डायरेक्ट नहीं भी आ रहे हैं तो आपको एक तो ये पता चल रहा है कि आपके कौन से टॉपिक्स वीक हैं, वो पिन पॉइंट पकड़ में आ जा रहे हैं, हाँ। तो उन पे हमने वर्क कर लिया और जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, नए क्वेश्चंस भी कुछ टेस्ट सीरीज से मिल रहे हैं। और सर टेस्ट सीरीज में रैंक से मैं टू बी ऑनेस्ट किसी से कंपेयर नहीं करता था, इतना प्रभावित नहीं हाँ, होते थे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा आत्मा से मुझे ऐसा है कि मुझे बहुत ये नहीं है कि मैं दूसरे से कंपेयर करूं, मैं हमेशा खुद से कंपेयर करता हूं। मेरे आज टेस्ट में कितना है, कल टेस्ट में, अगर मेरा टेस्ट में मेरा खुद का परफॉर्मेंस गिर रहा है तो मुझे अफेक्ट करेगा, बट मुझे सामने वाले का कितना जा रहा है, कैसे जा रहा है, मुझे बहुत ज्यादा ये चीज बॉदर नहीं करती है। मेरा सही होना चाहिए, मुझे पता है कि कैसे कैसे वो चीजें सही जाएंगी और उनको इम्प्रूव करते जाना है विद द हेल्प ऑफ टीचर्स से, गाइडेंस से, या अपने सीनियर्स हैं जो भी, उनसे बात करके। अच्छा, जो शाम ने एक बात कही, ये सिर्फ टॉपिक्स के साथ ही नहीं होता है, ये कभी कभार सब्जेक्ट्स के साथ भी हो जाता है। पूरा सब्जेक्ट, हाँ। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैक्सिमम बच्चों को थर्मोडायनेमिक्स बहुत पसंद होती है, हाँ। तो हर बारी जैसे मान लीजिए आपने कोई शेड्यूल बनाया कि मैं फिर से पढ़ने बैठूंगा, तो हमेशा आप थर्मोडायनेमिक्स से ही शुरू करोगे, ऐसा होता है। और सॉम टॉम वगैरह थोड़ा नीचे उस तरफ चला जाता है। तो इस बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसको आप आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं इसको पहले से ही देखिए। आज हम चर्चाएं इसलिए कर रहे हैं और एक खुले दिल से चर्चाएं इसलिए कर रहे हैं ताकि जो अड़चने, जो ऑब्स्टेकल्स इनके रास्ते में आए, इनसे वो बातें सीख कर आप उन ऑब्स्टेकल्स में ना फंसे, एटलीस्ट, है ना। दैट इज आवर प्राइम मोटिव ऑफ टॉकिंग टू सच फैंटास्टिक स्टूडेंट्स ऑफ मेडीजी। तो प्रिंस, लास्ट में अब मैं रैप अप कर रहा हूँ। आप बताओ, अच्छा एक यूनिक बात आप लोगों ने अभी हमारी चर्चाओं में नोटिस करी होगी, दोनों ही बच्चे बड़े मैच्योर और क्लियर हैं अपने थॉट्स में। और ये ऐसा नहीं है, इट इज नॉट लाइक कि ये अपने आप हो चुका है ना। क्योंकि ऑलवेज आई हैव ऑब्जर्व कि कोई इंजीनियरिंग सर्विसेज का टॉपर हो, चाहे गेट के टॉपर हो, उनका ना थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर होता है कि नहीं, मेरे को ये करना है तो करना है, मेरे को यही करना है, मेरे को यही करना है। क्योंकि आज के समय में क्या हो गया है, बच्चा AE भी दे रहा है, बच्चा कोई फिर अगला कोई 15 दिन बाद एक और पेपर आ गया, उसमें भी हाथ पांव मार रहा है और ये भी कर रहा है। इट इज अ कंप्लीट डिस्टॉर्टेड मॉडल, राइट। एंड उससे क्या होता है ना, आप अपने टारगेट्स चेंज करते रहे हो एंड यू आर नॉट हिटिंग एनी ऑफ द टारगेट, राइट। तो आपका प्राइम मोटिव होना चाहिए कि मैं अच्छी मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ूंगा, ये आपका नंबर 1 टारगेट होना चाहिए एज अ स्टूडेंट। क्योंकि एक बारी आप अच्छी मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ लेते हो, वो जो 12-13 सब्जेक्ट्स है, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड मिला के, तो यार भारत के ऑलमोस्ट किसी भी एग्जामिनेशन का 80% काम तो हो गया ना। यस सर। तो योर टारगेट शुड बी लाइक दैट। यू शुड नेवर से कि मैं AE का तैयारी कर रहा हूँ, मैं JEE का तैयारी कर रहा हूँ, मैं SSC JEE का तैयारी कर रहा हूँ, मैं RRB JEE का। दिस इज कंप्लीटली। यहाँ पर सर मेरा एक कॉल है, हाँ जी, आपका। केवल एक एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, एंड दैट इज इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। देयर इज नो अदर थिंग। उसका बहुत सिंपल सा रीजन है कि you must always prepare for that examination जिसका सिलेबस सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, बस। क्योंकि सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा तो ऑटोमेटिकली नीचे के एग्जामों की ऑटोमेटिकली आपकी प्रिपरेशन हो रही है ना। और 10-15% का डिविएशन जब हर एग्जामिनेशन के अंदर है, वो तो जब भी फॉर्म निकले आप अपने प्रिपरेशन को उन 3-4 महीने में उस तरह से मोल्ड कर सकते हो फॉर दैट 10-15%, राइट। यस सर। This is the way how you should study. Okay, so Prince, इतनी क्लैरिटी ला कहाँ से रहे हो? और दूसरी बात, एंड गोल क्या है? गेट में देखो अच्छा रैंक सिक्योर कर लिया, सारे PSU मिल जाएंगे,
अच्छे अच्छे एमटेक के ऑप्शंस मिल जाएंगे। Yes, बट sir. अल्टीमेटली आपका एंड गोल क्या है, और उससे पहले इस सवाल का जवाब दो कि इतनी क्लैरिटी कहाँ से आ रही है थॉट्स में? सर ये मेरे पापा की वजह से है। ओह ग्रेट। उन्होंने मेरे को बहुत बैकिंग किया है हाँ। कि मतलब बचपन से ही, मतलब अगर कोई डिसीजन लिया है तो नो इफ एंड बट, करना है तो करना है, मतलब चाहे कोई कुछ भी है, आपको अपना 100% देना है, अपने साथ ऑनेस्ट रहना है, बाकी ऊपर वाले की मर्जी, वो आपको कितना देता है। दूसरा कि सर मेरा जो लास्ट गोल है वो सर आपके साथ ही इंजीनियरिंग सर्विसेज की रैंक का टॉपर स्टॉक लेना। डेफिनेटली वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट ईयर Yes, फॉर sir. श्योर। जिस तरह का आपका इसमें परफॉर्मेंस है, और अभी आप दोनों ही कन्वेंशनल बैच ये लोग अटेंड कर रहे हैं। यस सर। शाम का तो पहला मौका होगा कि सारे टीचर्स को फेस टू फेस yes. देखेंगे। ये तो मिल चुके हैं ऑलमोस्ट सारे टीचर्स से। तो Yes, sir. जिस तरह से आप लोग मेहनत कर रहे हो, फॉर श्योर गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू विद दैट। ईश्वर डेफिनेटली मेहनत करने वालों को साथ देता है, उसी को ब्लेसिंग कहा जाता है। यस सर। सो आपका तो खैर जेनेटिक्स में ही मुझे नजर आ रहा है, Discipline. पीछे से ही हाँ. चीजें इतनी मोल्डेड नजर आ रही हैं कि वो थॉट वाइज इतना क्लियर मेरे है कि मेरे thoughts को clear हैं, इंजीनियरिंग हाँ. सर्विसेज ही करना है। इंजीनियरिंग सर्विसेज करना है। और सर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मेरा कैंपस से प्लेसमेंट हो गया, एवरीथिंग वाज गुड, कंपनी भी अच्छी थी, एवरीवन देयर वाज गुड। उसके बाद मैं अपने पापा से जब बात करता था, और मैं पापा से बोलता था कि कहीं घूमने चलते हैं, तो पापा उसके बाद मेरे बोलते थे कि पहले जॉब लग जाए। मतलब उनके लिए वो नौकरी नहीं थी, वो उनके लिए सोचिए आप, सपना उनके था हाँ एक तरह उनके लिए वो से। नौकरी नहीं। तो उनका है कि लाइक ऑफिसर बन जाओ। और मेरी फैमिली में ऑफिसर्स रहे हैं, एक्सटेंडेड फैमिली में एटलीस्ट बड़े पापा और उनके सब लोग, मेरे भैया भाभी, एवरीवन इज इन गवर्नमेंट जॉब। बट एक वो है ना कि ऑफिसर वाला थिंग। सो मेरे भाई का कहीं ना कहीं एक टाइम पे वो चीज़ अधूरा रहा था। रीज़न भी कि उस टाइम मुझे पापा ने पढ़ने भेज दिया था। सो ही एंड लाइक मेरे भैया और भाभी दोनों लोग अभी गवर्नमेंट टीचर हैं। सो मेरा है कि मुझे इंजीनियरिंग सर्विसेज निकालना है। और मैं हमेशा खुद से पूछता हूँ कि अगर मैंने जॉब छोड़ा है, रिज़ाइन किया है, तो उसका रीज़न क्या है। मैं खुद से ही पूछता हूँ कि अभी मेरा जैसे BEL में हो गया, तो भी मेरा ये है कि मुझे क्या चाहिए। मैंने छोड़ा है क्योंकि मुझे इंजीनियरिंग सर्विसेज चाहिए। और मुझे अंदर से भी आता है, एक आपकी आत्मा हमेशा आपको एक सोल ऐसा रहता है आपका माइंड में, वो बताते है कि उसी को क्या चाहिए। क्लैरिटी हाँ, कहते हैं मुझे कि क्लैरिटी है कि वो चीज कहाँ पर होएगा, मेरे को हैप्पीनेस मिलेगा, या सेटिस्फैक्शन कहाँ पर मिलेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा। यस, सो इंजीनियरिंग सर्विसेज अभी मेरा फाइनल ड्रीम है। फाइनल ड्रीम। हाँ, तो दोनों ही जो हमारे स्टूडेंट सामने बैठे हैं, इनका फाइनल ड्रीम इंजीनियरिंग सर्विसेज है। गेट एक स्टेपिंग लैडर की तरह, एक स्टेपिंग स्टोन की तरह है। Yes, sir. एंड गेट एग्जामिनेशन में भी दोनों ने अपने आप को प्रूव किया है, एंड दे आर गोइंग टू डिराइव दैट कॉन्फिडेंस फ्रॉम देयर। क्योंकि जब आप एक ऑल इंडिया एग्जाम में एक अच्छा रैंक सिक्योर कर लेते हो, तो आने वाले बड़े टारगेट के लिए डेफिनेटली एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस और बूस्टअप तो हमें मिलता है, yes. इसमें कोई दो राय नहीं है। सो माय लास्ट क्वेश्चन विल बी, प्रिंस, आई विल स्टार्ट विद यू। यस सर। आने वाले जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, राइट, उनके लिए क्या आप मैसेज या संदेश देना चाहते हो? सर पहले तो आपके पास जो भी डाउट्स है ना, वो एकदम साइड में रख दो। आप यहाँ पे MyDZ में ज्वाइन किए हो तो ट्रस्ट करो टीचर्स को, जो उनकी प्रोसेस है उसको ट्रस्ट करो, आपको 100% सक्सेस मिलेगी। कुछ भी हो, आप अपना एक शेड्यूल बनाओ, उसको फॉलो करो, और बैगेज कैरी मत करो कि मैं कल कर लूँगा या कल। अगर आज डिसाइड किया है तो आज ही पूरा करना है, ये आप फॉलो करो। और ज़्यादा मत सोचो, आप एक हफ्ते का प्लान बनाओ, इतने कोई फॉलो करो, चेकलिस्ट बनाओ, ये सब फॉलो करो और आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। आप? सर मेरा इन सब चीज़ों से डिफरेंट है, शायद वो कोई नहीं बोलेगा, बट मैं ये बोलना चाहूँगा, जब जो भी स्टूडेंट्स कॉलेज पहुँचते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि सर कॉलेज में आपके जो सीनियर्स होते हैं ना, तो उनका पहला गाइडिंग पॉइंट होता है, मेरे साथ भी हुआ, सबके साथ होता है कि CGPA 7.5 मेंटेन कर लो, सारी कंपनी अलाउ करेंगी, ये होता है। बट सर मैं सबको, चाहे वो कोचिंग आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, कॉलेज में हैं, मैं सबको बोलना चाहूँगा कॉलेज में अच्छे से पढ़ो। आज ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जहाँ बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती है, थोड़ी पढ़ाई हर जगह होती है। Definitely. और आप एटलीस्ट और आपके पास टाइम है, resources रिसोर्सेज हैं, ऑनलाइन आजकल इतनी Definitely, चीजें हैं, हाँ। पहले नहीं थी शायद आपके पास, बल्कि दैट इज द हाँ। बेस्ट वे। लाइब्रेरी है आपके लाइब्रेरी पास, है। आपके पास रिसोर्सेज हैं, और टीचर्स भी जो हैं वो जानते हैं चीजों बिल्कुल। को। अगर आप उनको अप्रोच करेंगे तो ऐसा थोड़ी हाँ, ना अगर है आप कि अप्रोचेबल हो, नहीं आपके बोलेंगे। लिए लोग बिल्कुल। करेंगे। सो मुझे लगता है वहाँ पे आप सही से पढ़ाई करो।
अगर आपके पास सब कुछ अच्छा है तो मुझे लगता है आप वहाँ से कोचिंग करने नहीं जा सकते, आप वहीं पे कोचिंग लो, मेडिजी का कोर्स लो, पढ़ाई करो, एनएसटी होता है, फी भी आपकी कंसेशन हो जाती है। और मैं मतलब ऑनेस्टली बता दूं, मैं एनएसटी भले नहीं दे पाया था, बट फ्रॉम माय एकेडमिक बैकग्राउंड बी सिंह सर ने स्पेशल मुझे कंसीडर करके और मुझे फिर भी स्कॉलरशिप दी। ओह वाओ, कांग्रेचुलेट। मतलब ये तो एक वैसी बात है, क्योंकि काफी बच्चे जो हैं ये बोलते हैं कि सर फीस में कोई रिबेट और ये, तो मैं YouTube के माध्यम से आज बच्चों के साथ बातचीत के माध्यम से सारे ही बच्चों को बोलना चाहता हूँ, फीस शुड नॉट बिकम अ फाउंडेशन फॉर क्वालिटी स्टडीज, राइट। उसके लिए मेडिजी एनएसटी कंडक्ट कराता है, हर साल ही कंडक्ट कराता है, साल में 2 बार ही कंडक्ट हुआ है। अभी रिसेंटली भी फरवरी मंथ में एनएसटी कंडक्ट हुआ है, जिसके थ्रू आपको 0 से लेके 100%, अभी मैं भोपाल बैच पढ़ाकर आ रहा हूँ, आप ही के कॉलेज का एक बच्चा, उसको 100% स्कॉलरशिप मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिला, एंड 100% स्कॉलरशिप के साथ वो मेडिजी भोपाल के सेंटर पे बैठा हुआ है, राइट। एंड मेरे को अभी भी याद है सितंबर मंथ में वो स्टूडेंट, मैं नाम भूल गया, बट अभी मैं पढ़ा के आ रहा हूँ क्योंकि भोपाल सेंटर पे, तो ही केम इन टू मीट मी कि सर मैं शुरू करने वाला हूँ। मेरे को ही वाज वेरी एनलाइटन्ड कि यार सर मेरे को तो 100% स्कॉलरशिप मिल गया और मैं तो बस आपकी क्लास से ही शुरू करना है, श्री गणेश करना है। ही वाज वेरी एक्साइटेड। तो एनएसटी होता है साल में 2 बारी। आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, आप देखिए शाम को बी सिंह सर जो कि संस्थान की फिलॉसफी जो है शिक्षा परमो धर्म पे चलती है, राइट। तो अगर आप डिजर्विंग है तो फीस शुड नॉट बिकम अ फाउंडेशन। सर ने खुद इनको डिस्काउंट दिया, एज ही सेड, यहाँ पर लिखा भी हुआ है 10% ऑफ द डिस्काउंट, राइट। सो यू कैन मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। एंड सर कॉलेज में स्टूडेंट्स अपना मुझे लगता है कि CGPA मेंटेन करें, ज़रूरी है, क्योंकि आप कहीं कैंपस में बैठोगे, आप कहीं भी बैठोगे, आपको ज़रूरत पड़ेगी। एंड सर सच बताऊँ ना, वो लेटर ऑन रियलाइज़ होता है, बच्चे माने चाहे ना माने, बट लेटर ऑन कैसे रियलाइज़ होता है, जब आप आगे चल के कोई इंटरव्यूज़ में जाओगे, कहीं भी जाओगे। मैं इंटरव्यूज़ में जाता हूँ, सो मेरा अभी लास्ट टाइम ऐसा हुआ है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ मुझसे नहीं पूछा, सीधे मेरा सारे उन्होंने 10th 12th मेरा कॉलेज और CPI एकेडमिक्स, आपने क्या पहले अचीव किया है वो हमेशा आपको फायदा होगा उसका, कहीं ना कहीं। बहुत बच्चे सोचते हैं कि 10th 12th और ग्रेजुएशन के मार्क्स काउंट नहीं होते हैं, लेकिन आप समझिए, अगर मेरे सामने 100 लोग हैं इंटरव्यू के लिए और किसी का एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा है, तो डेफिनेटली इट टेल्स अ लॉट अबाउट यू विदाउट स्पीकिंग एनीथिंग कि यार आप डिसिप्लिन्ड रहे हो, आप मैच्योर हो, इट शोज योर कैरेक्टर। अच्छा, एक और मैं पॉइंट शाम की बात में ऐड करना चाहूंगा। अगर कॉलेज में आपने मेहनत करी है, आपने अपने सब्जेक्ट्स यूनिवर्सिटी पेपर अच्छे से दिया है, उसके मल्टीपल फायदे हैं। नंबर 1, आपका CGPA बहुत इंप्रूव हो जाएगा, बहुत बढ़िया। फिर जब आप फाइनली टारगेट को हिट करने के लिए यू रिक्वायर कोचिंग टू फिल दैट लास्ट गैप, लास्ट माइल गैप। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बच्चे रियलाइज नहीं करते हैं वो ये है कि कॉलेज में अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, आपने पढ़ाई नहीं करी है, तो आप इस लेवल पे हो, राइट। और कोचिंग या ऑल इंडिया एग्जाम का लेवल ये है, बिल्कुल कोचिंग आपको पढ़ाएगी, लेकिन इस गैप को फिल करने में ना आपको टाइम बहुत लगेगा। लेकिन अगर कॉलेज में आपने अच्छा पढ़ा हुआ है तो आप इस लेवल पे नहीं हो, आप इस लेवल पे हो, बिल्कुल सर, और एग्जाम इस लेवल पे, बस वो गैप भरना है, तो आपको गैप कम फिल अप करना है। ऑलवेज रिमेंबर दैट, एंड दिस हैज अ प्रेसिडेंस ऑन टाइम एंड कितना पढ़ाई करना है, कितना हैफेजार्ड रहोगे आप। एंड मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, टाइम जब बीतता है ना तो अच्छे अच्छे धराशायी होते हैं, अच्छे अच्छे सेल्फ डाउट में जाते हैं, ठीक है। सो ऑन दैट नोट आई विल रैप। हम अच्छी खासी हमने इट वॉज नॉट अ नॉर्मल टॉपर स्टॉक। देखिए आजकल चर्चाएं ये हैं कि कभी भी कोई रैंक आती है, कुछ आती है, तो काफी जगह पे क्या है कि इंटरव्यू गाइडेंस के स्टूडेंट से बातचीत कर दी जाती है। मुझे नहीं लगता कि इंटरव्यू गाइडेंस एक बहुत बेहतरीन पैरामीटर है इस बात का जजमेंट करने के लिए कि बच्चा उस स्पेसिफिक जगह से पढ़ाई करी है कि नहीं करी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम्स आर बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड इंटरव्यू गाइडेंस इज जस्ट अ लास्ट स्टेप, राइट। कि किसी ने YouTube से पढ़ लिया, कुछ ग्लिम्स देख लिया किसी टीचर का, तो आज के समय में इस तरह का चीज है कि वो हमारे से पढ़ा हुआ स्टूडेंट हो जाता है और हर कोई उसको प्रोमोटाइज करता है। बट इस तरह के टॉपर स्टॉक इस बात को नींव स्थापित करता है
कि जब कोई बच्चा आपके हाथ के नीचे से पड़ा होता है ना, तब गुरु को ना बच्चे की शक्ल याद होती है, गुरु को ना बच्चे की बातचीत याद होती है। और आज मैं अभी इनसे पूछूं ना कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ था, किस दिन स्टार्ट हुआ था, कितने घंटे की क्लास हुई सब थी, याद सब याद है बताओ आपकी क्लास कहाँ लगती थी? सर साकेत सेंटर में। साकेत सेंटर में लगती थी। कितने से कितने बजे तक लगती सर थी? इनिशियली 9 o'clock से 1:30, बट जैसे जैसे प्रोग्रेस करे तो सुबह 8 बजे से शाम को 4 बजे तक, 5 शाम बजे को तक। 4 बजे तक। अच्छा, और लंच ब्रेक या ब्रेक ये कब सब होता था, टी ब्रेक? बीच में सर वो टीचर्स पे डिपेंड करता था। 12:30 के आसपास हम 1 बजे के आसपास ब्रेक लेते थे, 50 मिनट्स 40 मिनट्स। और ये बताओ साकेत की कैंटीन कहाँ पर है? सर हम तो लकी रहे। आप गेट से अंदर घुसे, बिल्कुल, तो आपको राइट की तरफ के लेफ्ट की तरफ? लेफ्ट की तरफ एकदम आपको सीधा जाते हुए लेफ्ट मोड़ना है, आपको कैंटीन मिल जाएगी सर। रोड्स भी याद हैं? रोड्स भी याद है, पूरा प्रॉपर याद है अब सर। आपको समझ में आया कि जेन्युइनली कहीं से पढ़ाई करने का क्या तात्पर्य होता है, Yes. राइट? एक एक वर्ड, एक एक डायलॉग याद होता है बच्चे को, Yes, sir. ऐसा नहीं होता है। ये ऑनलाइन माध्यम में जरूर पढ़े हैं, लेकिन इन्हें आज भी याद होगा कौन से टीचर ने मेरे को क्या पढ़ाया। हाँ, हर आज भी subject- बातचीत याद है सारी की सारी, राइट? यस सो दिस ब्रिंग्स मी टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप हमेशा जब भी चीजें देखें तो ये जरूर रियलाइज करें। मैं आने वाले स्टूडेंट्स को दूध और पानी के बीच का डिफरेंस बता रहा हूँ। हमेशा ये देखा कीजिए कि फाउंडेशन बच्चे ने कहाँ से पढ़ा है, बिल्कुल क्योंकि जिसने 8-9 महीने जिसके साथ बिताए हैं वही उसका असली गुरु है, ना कि इंटरव्यू गाइडेंस, राइट? दैट इज ना कि यूट्यूब कि किसी का आजकल तो ट्रेंड है, किसी का GTQ भी, हमने भी 4 घंटे का GTQ Yes, लिया। sir. तो मान लीजिए किसी बच्चे ने हमारा GTQ देखा और उसका आज कुछ रैंक आ गया, तो हम ये थोड़ी ना कहने लगेंगे कि अरे मेरा स्टूडेंट है ये, बिल्कुल राइट? देयर इज अ डिफरेंस। सो मैच्योरिटी लेवल लाइए थोड़ा, एंड मेडीजी इज ऑलवेज देयर फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट कम्युनिटी। मेडीजी ऑर्गेनाइजेशन लास्ट 25 साल से इसी फील्ड में विद अ ब्यूटिफुल फिलॉसफी वी आर वर्किंग फॉरवर्ड। एंड सबसे अच्छी बात है कि मेडीजी एक एंड टू एंड ऑर्गेनाइजेशन है। एंड टू एंड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि आज इन बच्चों का गेट का एग्जाम निकला है, Yes, sir. तो इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीलिम्स निकला है, तो अब अगला स्टेप है कन्वेंशनल। और कन्वेंशनल की बेहतर थर्मोडायनेमिक्स आई थिंक हो चुका है, थर्मो डन ये एंड thermo- RAC डन। एंड RAC डन। तो अमरिंदर सर, बंसल सर की क्लास इनकी हो चुकी है। आप कन्वेंशनल क्लास का फीडबैक अभी के अभी बताओ कैसा रहा। मतलब क्योंकि बच्चे सोचते हैं, अच्छा बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते हैं कि कन्वेंशनल बैच जो है वो हमारा क्या कहते हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ तो हम कन्वेंशनल बैच क्यों ज्वाइन करें। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं। आपके 2 सब्जेक्ट्स हो चुके हैं, हाँ. आप ये बताइए किसी बच्चे का अगर प्रीलिम्स नहीं भी निकला और उसकी गेट में थोड़ी सी नीचे रैंक रह गई, क्यों उस बच्चे को भी कन्वेंशनल बैच ज्वाइन करना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि प्रीलिम्स उसका क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ? आपको ऐसी क्या खासियत लगी? सर पहले तो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस, मतलब गेट से डबल लेवल के क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और पॉइंट ये है कि अगले साल आपको नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे ना, तो वो कन्वेंशनल क्वेश्चंस के सब पार्ट ही आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अगर बिगर प्रिपरेशन करेंगे तो आपको गेट में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मेरे 2 सब्जेक्ट मैंने कंप्लीट किए, थर्मोडायनेमिक्स RAC। मतलब गेट की प्रिपरेशन तक मैंने पहले अटेंड नहीं किया था कभी कन्वेंशनल, तो मैं सोचता था कि ठीक है अब इसमें मेरे को क्या और नया देखने को मिल सकता है, कि मतलब ये तो मैं कर चुका हूँ। बट जब मैंने वो सब्जेक्ट अटेंड किया, माय गॉड, मतलब नेक्स्ट लेवल मज़ा आ गया था सर क्वेश्चन सॉल्व करके। सर मुझे ऐसा लगता है कि कन्वेंशनल क्वेश्चंस हम पहले उतना प्रैक्टिस नहीं करते हैं जब हम प्रीलिम्स का कर रहे होते हैं या फिर गेट का चल रहा होता है। तो कन्वेंशनल क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में आपके एटलीस्ट 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का कवर है, ठीक है सर? चाहे वो थ्योरी मान लो, चाहे, क्योंकि जब टीचर्स करा रहे होते हैं तो उसके थ्योरी के एकदम मेन पॉइंट्स भी साथ में बताते चलते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या, ऑटोमेटिक रिवीजन भी होता रहता है। तो एक रिवीजन हो जाता है और क्वालिटी क्वेश्चंस हमारे हो जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि चाहे कोई को गेट देना है, ES लिखना है, कोई भी एग्जाम लिखना है, वो क्वेश्चंस करने के बाद आपके फिर आप कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे। अभी जैसे अगर हमने थर्मो में 60 क्वेश्चंस किए तो वो ऑब्जेक्टिव के एटलीस्ट 600 क्वेश्चंस हैं। ऑफ कोर्स आप उसके बाद कितने भी क्वेश्चन बनाओ आपके सारे बनेंगे। और उसमें होता क्या है कि आपके ES के भी क्वेश्चंस हो रहे हैं, सिविल सर्विसेज के भी क्वेश्चंस हो रहे हैं, IFS के भी क्वेश्चंस हो रहे हैं। तीनों एग्जाम्स के आपको एकदम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने को मिल गए। तो शायद ही कोई टॉपिक या कोई कॉर्नर बचता है सब्जेक्ट का कि वो नहीं पकड़ा गया, बाकी सारे उससे कवर हो जाता है। बेसिकली आपकी डेप्थ ऑफ प्रिपरेशन बढ़ती है, आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है, आपकी स्पीड बढ़ती है,
न्यूमेरिकल्स को अप्रोच करने का तरीका आपका बेहतर बेटर बेटर होता होता है, है। वाइड स्पेक्ट्रम आपका हो जाता है काफी ज्यादा। यस Great. So once again, Prince and Sham, many congratulations to Thank you, both sir. of you. And अभी आपकी क्लास भी है 4 बजे से 4 हमारा ऑलरेडी बज रहा है, यस सर but nevertheless, it is one of the memorable toppers talk Yes, that sir. we have did today. Yes. Right? We Yes, have sir. talked about a lot of things in extension. God bless both of you. And प्रभु से यही कामना है कि आप दोनों इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी बढ़िया टॉपर्स रैंक लेकर आओ Yes, sir. और फिर से वापस हम इसी कमरे में मिलेंगे। सिंगल डिजिट का ड्रीम है वो करना है अभी। Definitely, sir. definitely. Okay. Okay. So, my dear students, this is Varun Pathak sir signing off, and all the very best. गेट में इस साल आपका रैंक अच्छा रहा नहीं रहे, डोंट गेट डिप्रेस्ड। अपने टीचर्स से कॉन्टिन्यूस आप बातचीत करते रहिए, क्योंकि कहीं किसी से भी बातचीत करने की जरूरत नहीं है। सीधा अपने टीचर्स को मैसेज कीजिए कि सर मैं इस परिस्थिति में हूँ, बिकॉज वही लोग हैं जो आपको बेस्ट पॉसिबल गाइडेंस दे सकते हैं आपकी करंट परिस्थिति के हिसाब से, राइट? Yes, sir. So on that note, this is Varun Pathak sir signing off with Prince and Sham. Jai Hind. Namaskar.